जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट पेपर 11 का प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम लोग 10 टेस्ट पेपर का प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से सभी टेस्ट पेपर का प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो वहां से आप एक एक करके दे सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर 36 प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और 1 से लेकर 36 तक अपने नोटबुक में लिखिए नंबरिंग, और उसके बाद खुद से ट्राई करने का प्रयास कीजिए कितना सही हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि कितना सही हुआ है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये साइंस के प्रश्न हैं और जो बार बार एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। देखने में तो यह क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अक्सर कन्फ्यूजन की वजह से यह क्वेश्चन गलती होती है। तो गलती से बचने के लिए हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, तो बार बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी माध्यम से आपकी रिवाइज हो जाएगी। रिवीजन ज़रूरी है। तो चलिए पहला प्रश्न है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। ऑप्शन है 6.023 गुना 10⁻22। ऑप्शन बी है 6.023 गुना 10⁻23। ऑप्शन सी 6.23 गुना 10⁻24 या 6.023 गुना 10⁻25। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 6.023 गुना 10⁻24। दूसरा प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ऑप्शन है पारसेक, प्रकाश वर्ष, धारा या एम्पियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पारसेक। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या एक पारसेक में 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है। यह भी याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक है, लेकिन यह पारसेक से छोटा होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 गुना 10⁻9 मीटर। ऑप्शन बी है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। सी है 9.46 गुना 10⁻18 मीटर होना चाहिए। 9.046 गुना 10⁻15 मीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट में नहीं, कॉपी में पहले लिखिए। तो इसका सही जवाब होगा बी, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। अगर इसे किलोमीटर में कहा जाए तो ये होगा 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो 1 लीटर में कितना गैलन के बराबर होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है 0.1642। सी है 0.2442। डी है 0.2341। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 0.2642। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? ऑप्शन है 10⁻−12 मीटर, 10⁻−15 मीटर, 10⁻−18 मीटर या 10⁻−10 मीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 10⁻−15 मीटर। एक फर्मी में 10⁻−15 मीटर होता है। 10⁻−12 मीटर एक पिकोमीटर के बराबर होता है। 10⁻−18 एक एटोमीटर के बराबर होता है, और 10⁻−10 एक एंगस्ट्रम के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन थे? लॉगरिथम के आविष्कारक। ऑप्शन है रिचर्ड डे, वाल्टर, जॉन नेपियर या बर्डशॉ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी जॉन नेपियर। लॉगरिथम के आविष्कारक थे जॉन नेपियर। जॉन नेपियर के द्वारा ही लॉगरिथम की आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है एडिशन, न्यूटन, मैक्स प्लैंक या कूलम। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन या मेगाफोन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर एक वायुमंडल आर्द्रता मापी यंत्र है, जबकि हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 10⁻⁻10 मीटर के, 10⁻⁻8 मीटर के, 10⁻⁻, इसमें ऑप्शन सेम है, हाँ 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के या 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। ऑप्शन है कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी से उपग्रह को दिए वेग पर या सूर्य से उसकी दूरी पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कक्षा की त्रिज्या पर। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। एक प्रश्न पूछा गया था कि उठे हुए हथौड़ा में कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसका भी आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। बांध बनाकर जो पानी को रोका जाता है उसमें उस पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? तो इसका क्या जवाब होगा? यही ऑप्शन है 50% बढ़ जाएगा, 50% घट जाएगा, 125% बढ़ जाएगा या 125% घट जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा 125% बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी। कैसे? तो 50% इसका अर्थ है बढ़ा दिया जाए। तो 50% अगर 100 था तो 150 कर देंगे, तो 150 में मान लीजिए कि 10 था तो उसको 50% बढ़ाएंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 यानी 125% बढ़ गया। अगला प्रश्न है, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन है सभी माध्यम में, ठोस में, द्रव में या गैस में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सभी माध्यम में। अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यम में। ऑप्शन ए सही है। हवा एक अनुदैर्घ्य तरंग है, तो हवा जल में भी उत्पन्न हो सकती है, वायु में भी उत्पन्न हो सकती है और ठोस में भी उत्पन्न हो सकती है, और ठोस में हवा का वेग अधिकतम होता है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। ऑप्शन है पानी, लोहा, हवा या पारा। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी हवा में। हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। ऑप्शन है प्रत्यास्था गुणांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जड़त्व आघूर्ण या प्लैंक का नियतांक। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी आधारित है न्यूटन के प्रथम गति नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर। ऑप्शन डी है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी सही होगा।
अगला प्रश्न है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि? ऑप्शन है समुद्र गहरा होता है, ऑप्शन बी समुद्र काफ़ी दूर तक फैला रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, या समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, इसीलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। अगला प्रश्न है, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जबकि उसकी आवृत्ति, क्वेश्चन है, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति का रेंज कितना से कितना के बीच होता है? ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 20 हर्ट्ज से कम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 20 हर्ट्ज से कम। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है, इसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है, जबकि 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि ये प्राश्रव्य ध्वनि कहा जाता है, और 20 हर्ट्ज से कम वाले ध्वनि को कहते हैं अपश्रव्य तरंग। अगला प्रश्न है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग, ऑप्शन है आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या 4 गुना हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे है, ऑप्शन है अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि तरंगे एक अनुदैर्घ्य तरंग है, और ध्वनि तरंगे एक यांत्रिक तरंग भी है जिसमें इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, ऑप्शन है आधी, दोगुनी, तिगुनी, या चौथाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी आधी। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन है वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, या काल्पनिक उल्टा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी काल्पनिक सीधा। और जब भी कोई प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो वो हमेशा सीधा ही बनेगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, ऑप्शन है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का, परावैंगनी तरंग का, या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग, ऑप्शन बी सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 24, 24वां क्वेश्चन को देखिए। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है अवतल, उत्तल, उभयोत्तल, या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी उत्तल। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस उत्तल होता है, यह उत्तल लेंस लगा रहता है। E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था, यह बहुत ही आसान प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। E बराबर mc² को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, नील्स बोर ने, या एनरिको फर्मी ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी आइंस्टीन ने। E बराबर mc² के प्रतिपादक थे आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पोलोनियम में, या रेडियम में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी प्लूटोनियम में। थोरियम का नाभिक बदला जा सकता है, प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च नम्यता, या उच्च गलनांक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निम्न गलनांक। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए निम्न गलनांक। अगला प्रश्न है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? ऑप्शन है एक्स किरण, फिर है एक्शन, ऑप्शन वही परावैंगनी किरण या अवरक्त किरण। तो इसका सही जवाब होगा अवरक्त किरण। विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अवरक्त किरण की आवृत्ति अधिकतम होती है। ऊर्जा का क्षय
कम होता है। ऑप्शन है दिश धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों प्रकार की धारा में या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी दिश धारा में। ऊर्जा का क्षय कम होता है दिश धारा में। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, स्वप्रेरण या अन्योन प्रेरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी चुंबकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। ऑप्शन है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी समांतर क्रम। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी विकिरण। विकिरण के माध्यम से सर्वाधिक तीव्र गति से ऊष्मा स्थानांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33। न्यूनतम संभवतः ताप है। ऑप्शन है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी -273 डिग्री सेल्सियस। इसे ही परम शून्य ताप कहा जाता है और इस ताप पर सभी आणविक क्रियाएं बंद हो जाती हैं, नगण्य हो जाती हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 34 है यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती है। ऑप्शन है कम, ज़्यादा, अपरिवर्तित या आधी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कम। यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि बहुत कम होती। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ऑप्शन है वर्णमंडल, कोरोना, प्रभात मंडल या कोई भाग नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। कोरोना दिखाई देता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि। ऑप्शन है वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए या जल से वायु में जाए। तो इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और 36 में से आपको कितना आया वो भी ज़रूर लिखिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आपका प्यार थोड़ा कम मिलता है इसलिए वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। तो कैसा वीडियो लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। नहीं लिखते हैं तो पता नहीं चलता है उसमें क्या सुधार किया जाएगा और क्या किस तरह से आगे कुछ बेहतर किया जा सके। तो सजेशन के लिए स्वागत है, ज़रूर लिखा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय